नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम का वक्त है, काफी तेज हवा इस वक्त यहां पर चल रही है। ट्रैफिक अपनी ही रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन इन सब के बीच राजनीति की हवा भी उतनी ही तेज है और राजनीति का ट्रैफिक भी उसी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता हुआ। शहमात के इस खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन आपको बताते चले अगले 4 चरण के मतदान के लिए पार्टियों ने अब अपनी कमर कस ली है। इन सब के बावजूद आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए काफी ज्यादा अहम रहा। कल चुनाव आयोग की ओर से ममता बनर्जी पर 24 घंटे चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने गांधी मूर्ति के सामने धरना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग पर उन्होंने सीधे तौर पर कोई हमला तो नहीं बोला, लेकिन आपको बता दें अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 1 घंटे के बाद जब उनकी 24 घंटे की मियाद पूरी होगी, उसके बाद ममता बनर्जी चुनावी रैली को संबोधित करने वाली हैं। अपनी इस चुनावी रैली में वो क्या कहेंगे इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर टीएमसी बेहद आक्रामक है और उसका ये कहना है कि दरअसल बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग लगातार पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी यहां पर जीतेगी नहीं। आज पूरे दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने क्या क्या हुआ, किस तरह से ममता बनर्जी वहां पर बैठी और पेंटिंग बनाती हुई दीदी नजर आई, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। मन में गुस्सा, अंदाज में तेवर, हाथ में पेंटिंग का ब्रश और तस्वीर बनाती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल चुनाव अब तक राजनीति के कई रंग दिखा चुका है। लोगों ने सियासी वार देखा, विरोधियों का पलटवार देखा, बम बारूद का धमाका सुना, गोलियों की बौछार देखी और अब आधे चुनाव के बाद यहाँ धरना वाली पॉलिटिक्स का रंग भी नजर आ ही गया। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे का ब्रेक लगाया तो इस फैसले से गुस्साई ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गईं। गांधी प्रतिमा के सामने बैठी ममता भले ही मौन रहीं, लेकिन विरोध के इस तरीके से दीदी ने अपना संदेश पश्चिम बंगाल के कोने कोने तक पहुंचा दिया। चूंकि चुनाव आयोग ने 24 घंटे का उनके ऊपर बैन लगाया है, रात 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक ये बैन चलता रहेगा, लेकिन अपनी इस अकेली तस्वीर के जरिए दरअसल समूचे बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश ममता दीदी की ओर से की जा रही है। दरअसल तीखे बयानों को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत पहले से ही गरमाई हुई है और जब ममता बनर्जी ने ऐसे बयानों की सीमा लांघी तो बीजेपी चुनाव आयोग से दीदी की शिकायत करने पहुंच गई और हवाला दिया मुस्लिम वोटों के एकजुट होने और सुरक्षा बलों के घेराव वाले बयान का। সংখ্যালঘু এলাকা দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন, একদল আর একদল ভোট দিতে যাবেন, একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন। चुनाव आयोग ने पहले ऐसे बयानों पर ममता बनर्जी को नोटिस थमाया, लेकिन नोटिस के बावजूद भी जब ममता बनर्जी इन बयानों पर अड़ी रहीं, तो चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए उनके प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी। इन बयानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल के सियासी रण में ममता पर निशाना साधा था। आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। हालांकि चुनाव आयोग के एक्शन और ममता बनर्जी की धरने वाली पॉलिटिक्स से टीएमसी आने वाले 4 चरणों के चुनाव में फायदे की उम्मीद जता रही है, क्योंकि चुनाव आयोग के इस फैसले ने ममता के समर्थकों को बेहद नाराज कर दिया है। 24 घंटे का ये जो उनका चुनाव प्रचार नहीं करना है, क्या ये असर डालेगा, क्योंकि 17 तारीख को ही अगले दौर की वोटिंग होनी है? बंगाल के आम आदमी है दीदी के साथ, कोई भी कमीशन, कोई भी विरुद्ध शक्ति कुछ नहीं कर सकता। दीदी जीतेंगी? हाँ, दीदी जीतेंगी, 230 से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगी। लेकिन 24 घंटे का जो उनके पे रोक लगा दी गई है, उसका असर पड़ेगा? हम बोलना चाहते, देखिए दिलीप घोष भी तो बहुत कुछ बोले हैं। हाँ, वो बोले हैं कि जगह जगह में ये होगा, तो शायंतन बसु भी बोले हैं बीजेपी के, तो ये लोग को क्यों नहीं निर्वाचन कमीशन कोई स्टेप ले रही है? सिर्फ ममता बनर्जी क्यों फोकस है ये लोग का? तो लग रहा है कि 24 घंटे के बैन से दीदी को नुकसान होगा।
अभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दीदी ठीक रहेगा हम लोग का। दीदी का मैसेज जाएगा लोगों में? हाँ जाएगा, काहे नहीं जाएगा। लोगों को लग रहा है कि दीदी को टारगेट किया है चुनाव आयोग ने। हाँ दीदी को टारगेट किया है। दीदी को टारगेट किया है। टीएमसी समर्थकों ने ममता पर पाबंदी को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि उग्र बयान देने वाले दिलीप घोष पर आयोग ने एक्शन क्यों नहीं लिया। आप लोग यहाँ पर दीदी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी हाँ, दीदी का सपोर्ट करने के लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। हाँ, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है। बहुत गलत किया, पूरा गलत किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है उनको मुस्लिमों को यूनाइट करने वाला बयान नहीं देना चाहिए था। ऐसे कहा। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, ये दीदी नहीं बोली। वैसे तो मोदी ही बोल रहे हैं कि हिंदू का सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। मोदी, नरेंद्र मोदी तो बहुत कुछ बोले। नरेंद्र मोदी बोले, दिलीप घोष बोल रहे हैं। दिलीप घोष तो ये बात बोले हैं कि जो शीतलकुची में हुआ वो हर जगह होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने उसको क्यों दबाने दिया? अच्छा, उसमें एक्शन नहीं हो रहा है। उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आंध्रा बांग्ला छाड़बो ना, यूपी बिहार होते देवो ना, सबज रंगेर खेला होवे। ममता बनर्जी आने वाले चरणों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा 24 घंटे का बैन लगा तो ममता ने उसी के हिसाब से चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तय कर लिया। आज रात 8 बजे के बाद वो साल्ट लेक, बारासात और विधान नगर जा रही हैं, जहां बैन के बाद फिर से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। कल ममता कूच बिहार के दौरे पर जाने वाली हैं और ममता के दौरे से पहले इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा चुका है, लिहाजा इस पर संग्राम भी बढ़ना तय मानिए। चित्रा त्रिपाठी और सूर्याग्नि रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी आज धरने पर क्या बैठी? पूरा का पूरा टीएमसी कुनबा धरने पर बैठा हुआ नजर आया। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी ममता बनर्जी के इस धरने का समर्थन करते हुए नजर आए और बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी ये कहते हुए कि कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो दीदी ही हैट्रिक लगाने वाली हैं। उनका जोश एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के इस धरने को लेकर उन पर लगातार तीखा हमला कर रही है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल दीदी बंगाल से जाने वाली हैं, इसीलिए वो धरने की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। धरना बैठिए, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी 3 घंटे के धरने पर बैठी तो ममता के विरोध के इस तरीके पर भी सियासी तकरार शुरू हो गई। दीदी के प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा तो टीएमसी ने चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, इतिहास में भारतवर्ष की सन 1952 से जो इलेक्शन हो रहा है, आज तक कोई इलेक्शन कमीशन इस तरह जो पार्टी है पावर में दिल्ली में उसका सपोर्ट कर रहा है, ये हम लोग देखा नहीं। मैं भी 58 इयर्स पॉलिटिक्स में है, हमने भी नहीं देखा। ये इलेक्शन कमीशन जो बात बीजेपी बोलता है उसको काम हो जाता है। वहीं बीजेपी धरने वाली इस पॉलिटिक्स को हार के बाद के लिए ममता की प्रैक्टिस बता रही है। जिंदगी भर धरना बैठिए, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे। कल ममता बनर्जी के प्रचार पर बैन के ऐलान के बाद ही वार पलटवार का ये दौर शुरू हो गया था। चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद टीएमसी नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया था। वो कुछ भी कर सकते हैं, फर्क नहीं होगा, लेकिन आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है और चुनाव आयोग ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये एक्सपोज्ड है। हालांकि चुनाव आयोग को लेकर टीएमसी नेताओं के हमलों का ये कोई नया दौर नहीं है। बंगाल में चुनाव की शुरुआत के बाद से ही ये आयोग ममता बनर्जी के निशाने पर है। अपनी चुनावी रैलियों और सभाओं में तो ममता बनर्जी खुलेआम चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन, with my folded hands, I will request them, please don't listen only to BJP, listen to all. If you are impartial body, you have to be impartial first. इतना ही नहीं, आयोग पर हमला बोलते हुए ममता ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मोदी कोड ऑफ कंडक्ट तक बता दिया था। 72 ঘন্টা আটকে দেওয়া হলো, আমি 14 তারিখ তাদের সাথে দেখা করব। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে, ওকে আই উইল বি ওয়েটিং ফর 72 আওয়ার্স অনলি বিকজ অফ দ্য এমসিসি। দো আই থিঙ্ক দ্যাট এমসিসি টা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, বিসিসি।
এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে, তারা যা বলছে তাই করছে। लेकिन अब पश्चिम बंगाल का आधा चुनाव बीतने के बाद आयोग और टीएमसी की लड़ाई और भी तीखी हो चली है, क्योंकि चुनाव आयोग के एक्शन के बाद बीजेपी विरोधी कई और पार्टियां भी चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। ममता दीदी के ऊपर ही बैन क्यों, ये सवाल लोगों के मन में उठ सकता है। ऐसे ओरिजिनल महाभारत में जो युद्ध खेला गया था उसमें भी नियमों का पालन नहीं हुआ था, सबको मालूम है। जो शिखंडी है उनके आड़ में भी युद्ध जीता था, तो पश्चिम बंगाल में ये शिखंडी कौन है जिसके आड़ में कोई युद्ध जीतना चाहता है? कई वर्षों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग लगता है कि वो सरकार के एक संस्था के रूप में काम कर रहा है, निष्पक्ष नहीं है। तो ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद जब ममता बनर्जी प्रचार के लिए सामने आई थी तो खुद को घायल शेरनी बताते हुए बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी थी। अब चुनाव आयोग के एक्शन को भी ममता बनर्जी खुद पर एक और हमले की तरह प्रचारित कर रही हैं और आने वाले 4 चरणों में इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी को ऐसा मौका देने के लिए तैयार नहीं है। कोलकाता से पौलमी साहा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन चौथा चरण आते आते जिस तरह से सड़कों पर अंगारे बरसे, बिल्कुल उसी तरह से नेताओं की जहरीली जुबान भी जमकर चलते हुए देखे गए। इन सब के बीच आपको बताते चले, चुनाव आयोग ने इसके मद्देनजर कड़ा एक्शन लिया। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग की ओर से सिर्फ टीएमसी या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ ही एक्शन लिया गया हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को बकायदा उनके बयान के लिए नोटिस जारी किया गया है, जबकि बीजेपी के ही नेता राहुल सिन्हा को 48 घंटे के चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকায় দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। শীতলকুচিতে 4 জনের বদলে 8 জনের মারা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী 4 জনকে মারলো তার জন্য শোকজ করা উচিত কেন্দ্রীয় বাহিনী। সবে শুরু হয়েছে, যারা ভেবেছে সেন্ট্রাল ফোর্স বন্দুকটা দেখাবার জন্য নিয়ে এসছে, তারা বুঝেছে ওর গুলির গরম কিরকম। আর এটা সারা বাংলায় হবে। बंगाल की चुनावी राजनीति धधक रही है। सड़कों पर, रैलियों में, सभाओं में, मैदानों में, बयानों में जहर बुझी भाषा की हवा चली है, जिसने अपनी जद में ले लिया है पूरे बंगाल को। आधे चरण के चुनाव के बाद सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी लगती है, लेकिन जब गुफ्तगू करता है तो चिंगारी लगती है। ऐसे ही चिंगारियां कहीं बंगाल की गलियों को जलाकर गर्दिश में न डाल दें, इसलिए चुनाव आयोग सख्त हुआ है। चुनाव आयोग ने बीजेपी बंगाल प्रमुख दिलीप घोष को उनके भड़काऊ बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। दिलीप घोष के जिस बयान पर चुनाव आयोग सख्त हुआ है, वो बयान सुन लीजिए। এত দুষ্টু ছেলে কোথা থেকে এলো? ওই দুষ্টু ছেলেটা কালকে গুলি খেয়েছে কুচবিহারের শীতলকুচিতে। এই দুষ্টু ছেলেটা থাকবে না বাংলায়। সবে শুরু হয়েছে, যারা ভেবেছে সেন্ট্রাল ফোর্স বন্দুকটা দেখাবার জন্য নিয়ে এসছে, তারা বুঝেছে ওর গুলির গরম কিরকম। আর এটা সারা বাংলায় হবে। যদি কেউ আইন হাতে নিতে আসে, তাকে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। इसी बयान ने बंगाल की राजनीति को धधका दिया था। खुद ममता बनर्जी ने दिलीप घोष के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, ये कहते हुए कि दिलीप घोष का बयान शर्मनाक है और इस बयान के पीछे अमित शाह की शह है। बीजेपी नेता प्रेसिडेंट রাজ্যের বলছে গুলি চালিয়ে দাও, জেনারেল সেক্রেটারি এ বলছে ওকে দেখ, তো ও বলছে ওকে দেখ, এ বলছে 4 জনকে মারো, ও বলছে 8 জনকে মারো, এ বলছে 12 জনকে মারো, ও বলছে 16 জনকে মারো। আজকে লজ্জা করে না? লজ্জা করে না একটা ফোর্সকে এইভাবে ইনসিস্ট করছে, প্রভোগ করতে, প্ররোচনা দিতে? টোটালটাই করেছে অমিত শাহ। আমি এখনো বিশ্বাস করি টোটালটা প্ল্যানিং করেছে ভারতবর্ষের হোম মিনিস্টার অমিত শাহ, প্রধানমন্ত্রী জানে। दिलीप घोष ने कूच बिहार के शीतलकुची में
4 लोगों की हत्या के बाद ये बयान दिया था, मगर ममता बनर्जी की माने तो ये हत्याएं बीजेपी समर्थित थी। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही कागज दिखाकर कहा था कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। तो একটা ছেড়ে কথা বলবো না, পুরো তদন্ত হবে, প্রত্যেকটা নাম আছে, মনে রাখবেন, ডিটেলস লেখা আছে কি ঘটনা ঘটেছে না ঘটেছে মিনিটে মিনিটে। আমি আপনাদের কাছে দেখিয়ে রাখলাম, আমাকে অত বোকা ভাবার কোনো কারণ নেই। ममता बनर्जी दिलीप घोष पर हमलावर है, मगर बीजेपी दिलीप घोष के बयान का बचाव कर रही है। चले ये टर्म आप लोग का मतलब नॉटी बॉयज, ये टर्म कौन पहला यूज किए थे? ममता दीदी ने। ममता दीदी के लिए दुष्टू चले वो लोग है जो लोग बम बनाता है, जो बम फेंकता है, जो गोली करता है, जो रेप करता है, ये सब जो इल्जाम आता है तब उन्होंने यूज किया। ये सब दुष्टू चले नॉटी बॉयज का काम है, बहुत आसानी से बोल दिए थे। ऐसे ही बयानबाजियों पर चुनाव आयोग की नजर है। चुनाव आयोग ने सिर्फ दिलीप घोष ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा पर भी अनुशासन का हंटर चलाया है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के प्रचार पर 48 घंटे के प्रतिबंध का फरमान सुनाया गया है। राहुल सिन्हा ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। কুচিতে 4 জনের বদলে 8 জনের মারা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী 4 জনকে মারলো তার জন্য শোকজ করা উচিত কেন্দ্রীয় বাহিনী। जैसे जैसे बंगाल का समर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आधे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और आधे चरण के चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की चुनौती है। देखना होगा कि चुनाव आयोग के सख्त एक्शन के बाद बंगाल में बीजेपी नेताओं की जुबान पर लगाम लगती है या इस एक्शन के बाद ये जुबान और तीखी हो जाती है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। नेताओं के जुबान से अब आगे क्या निकलेगा इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपको बताते चले, घर घर जाकर दुआरे योजना की शुरुआत टीएमसी ने की ताकि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के लोगों का दिल जीता जा सके। अब जबकि आधा रण खत्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। अब बीजेपी के नेता छोटे छोटे नुक्कड़ सभा करेंगे और यहाँ के मतदाताओं को बीजेपी की उपलब्धियां बताकर उनका पक्ष अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इसकी शुरुआत की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियां अपने तय प्लान के मुताबिक चलती रहेंगी। चार चरण में धुआंधार प्रचार और बड़ी जीत का दावा कर रही बीजेपी ने आधे चुनाव के बाद अब अपना गेम प्लान चेंज कर दिया है। अब तक आपने बंगाल में बीजेपी के प्रचार में समर्थकों का सैलाब देखा, नेताओं और पार्टी के लिए नारेबाजी देखी, लेकिन अब बीजेपी आने वाले 4 चरणों में सीधे संपर्क को हथियार बनाकर ममता बनर्जी पर हमला बोलने की तैयारी कर रही है और इसके लिए सहारा लिया जाएगा नुक्कड़ सभाओं का। बीजेपी सूत्रों की माने तो अब पार्टी टाउन हॉल मीटिंग और पोथो सभा यानी नुक्कड़ सभाओं पर जोर देगी। हालांकि आने वाले दिनों में पीएम मोदी की रैलियां जारी रहेंगी। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता और उसके आसपास की 40 सीटों के लिए बीजेपी 2000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेगी। नुक्कड़ सभाओं को केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री और विधायक संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए भी कई ऐसी सभाओं की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। हालांकि इसके साथ साथ सोशल मीडिया से प्रचार और घर घर जाकर संपर्क अभियान जारी रहेगा। इसके तहत बीजेपी अपने संकल्प पत्र के साथ केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में भी बंगाल की जनता को बता रही है। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर।
पिछले कुछ समय में बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में कुछ बदलाव किया था। आम लोगों से जुड़ने के लिए रैली की जगह रोड शो पर फोकस किया गया। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और बड़ी हस्तियों के रोड शो हुए। उधर ममता बनर्जी भी आने वाले 4 चरणों के चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार की तैयारी कर चुकी हैं। आज चुनाव आयोग का बैन हटने के साथ ही ममता अपना प्रचार शुरू कर देंगी और कल कूच बिहार का दौरा करेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के अगले चरण में कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों की 40 सीटों पर मतदान होना है और दोनों पार्टियों ने यहां दमखम लगा दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो पश्चिम बंगाल के इस भीषण फ्लड की हर एक खबर आप लगातार देखते रहेंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ शंखनाथ में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन बुलेट रिपोर्टर का सफर जब पहुंचा जलपाईगुड़ी, वहां की कौन कौन से हैं मुद्दे, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन सा नेता जलपाईगुड़ी की जनता को आ रहा है पसंद, ग्राउंड रिपोर्ट आगे जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।